हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विजन पीटी 365 को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इसका अपडेटेड पार्ट है, जिसमें अभी तक हमने इसका राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा तीसरा घटनाक्रम रहेगा अर्थव्यवस्था के बारे में। विजन आईएएस पीटी 365 के अपडेटेड पार्ट में क्या क्या इस अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, इन सब का एक पढ़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है इसका समृद्धि, विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में। इससे संदर्भित ये टॉपिक है, जिसमें के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, ये इसको क्यों सुर्खियों में आया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जिसमें आता है ये सुर्खियों में सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नामक एक नई लघु बचत योजना की घोषणा की। कब की इसकी घोषणा? बजट में इसकी घोषणा की गई। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को यह वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसे अप्रैल 2023 से मार्च 2025 में 2 वर्ष की अवधि के लिए संचालित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता उपलब्ध कराकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, और 2 वर्ष के लिए इसको अवधि इसकी है 2023 से 5 2025 तक। इसमें पात्र महिलाएं कौन कैसी हैं? महिलाएं एवं बालिकाएं हैं इसमें पात्र सदस्य में। फिर आती है इसकी जमा राशि और समय सीमा के रूप में। इसमें अधिकतम 2 लाख रुपये और केवल 2 साल के लिए है। अधिकतम 2 लाख रुपये की जमा राशि है और समय से पहले निकासी पर ब्याज दर है, जिसमें आंशिक निकासी की जाती है, जो ब्याज 7.5% मिलता है। तो यह इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान है। कौन कौन सी है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत यह एक नई लघु बचत योजना है, जिसको 2023 से मार्च 2025 के लिए लागू किया गया है। यह महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता में, और इसमें पात्र महिलाएं एवं बालिकाएं रहेंगी। जमा राशि और समय सीमा में अधिकतम 2 लाख रुपये और केवल 2 साल के लिए है, और समय से पहले निकासी और ब्याज दर उपलब्ध होगी, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। फिर आता है लघु बचत योजनाओं का महत्व क्या है। इनके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। इनको वस्तुतः समाज के कमजोर वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें लघु बचत योजनाओं का इम्पोर्टेंस कहाँ किस किस क्षेत्र में है? वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है, उसके संदर्भ में। इसके अंतर्गत सरकार के लिए संसाधन जुटाने के संदर्भ में है कि इन योजनाओं का केंद्र सरकार का ऋण आवश्यकता में लगभग 20% योगदान होता है, 20% होता है। और राज्यों के इसको अंतरण के संदर्भ में यह केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं से प्राप्त लगभग 75% राशि राज्यों को ऋण देने के लिए उपलब्ध कराती है। बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार को भी यह प्रभावित करती है लघु बचत योजनाएं, क्योंकि इन योजनाओं पर मिलने वाले इफेक्टिव रिटर्न बाजार और द्वितीय बाजार में फंड के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। तो यह फंड को प्रभावित करते हैं, पूंजी बाजार और द्वितीय बाजार को प्रभावित भी करते हैं। तो यह इससे रिलेटेड इसका महत्व है। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि इन योजनाओं को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इन योजनाओं के बारे में पहला तो ये कि ये डाकघर जमा बचत होती हैं, जैसे डाकघर बचत खाता, डाकवर्ती आवर्ती जमा, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली अकाउंट आदि होते हैं। फिर आता है बचत प्रमाण पत्र, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आता है, किसान विकास पत्र आता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आती हैं लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि कन्या खाता इत्यादि इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कौन कौन सी बचत? डाकघर बचत जमा बचत प्रमाण पत्र के तहत भी होती है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत होती है। तो इसके अंतर्गत है कि इसका ये महत्व है। और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इसको स्टार्ट किया गया है, जो 2 वर्ष के लिए है। अब आता है राष्ट्रीय लघु बचत कोष के बारे में, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में किया है। क्या होता है? यह फंड योजनाओं में जमा किया गया धन सीधे सरकार के पास चला जाता है। तदुपरांत उस धन को NSSF में जमा कर दिया जाता है। मतलब जो जमा करते जो इन योजनाओं में व्यक्तियों द्वारा जो जमा किया गया धन होता है, उसे सरकार के पास चला जाता है, और उसके बाद वह धन राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा हो जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष को भारत के लोक लेखा के अधीन 1999 में स्थापित किया गया था, और वर्तमान में राष्ट्रीय लघु बचत कोष 2001 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 283 के क्लॉज 1 के आधार पर तैयार किए गए हैं। और लघु बचत के लिए एक समर्पित कोष गठन का उद्देश्य लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग रखना है। तो इस गठन का क्या उद्देश्य है कि यह लघु बचत लेन देन को भारत की संचित निधि से अलग रखना है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जिसमें NSSF में लोक लेखा के अधीन संचालित किया जाता है। इसे किसके अधीन संचालित किया जाता है? इसे लोक लेखा के अधीन संचालित किया जाता है। इसके लेन देन में केंद्र के राजकीय घाटे पर कोई प्रभावित नहीं करते हैं और इस कोष में मौजूदा धन का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार अपने वित्तीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शेष राशि को केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के इन्वेस्ट में कर दिया जाता है। NSSF शेष राशि को देयताएं माना जाता है, अर्थात ये केंद्र की प्रत्यक्ष देनदारियां होती हैं। इसके अलावा NSSF में जमा पैसा केंद्र के पास मौजूदा नकदी की स्थिति को भी प्रभावित करता है। तो यह NSSF से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। हाल ही में ही सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने केंद्र सरकार को 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता सदस्य समूह बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कितना? 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेगी। यह एक केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा है। अब इसके क्या घटक है? इसके घटक के बारे में 4 घटक DNRLM के 4 घटक हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। पहला घटक आता है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं को प्रबंधित और आर्थिक रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थाओं की सामाजिक लामबंदी और उसे बढ़ावा देना और मजबूत करना है। दूसरा आता है वित्तीय समावेशन और ऋण एवं अन्य वित्तीय तकनीकी और मार्केटिंग सेवाओं का बेहतर पहुंच करना। तीसरा आता है क्षमता निर्माण और कौशल विकास के जरिए स्थायी आजीविका। और चौथा आता है अलग अलग योजनाओं के अभिसरण समन्वय के सामाजिक समावेशन, विकास और अन्य लाभ भी तक इसकी पहुंच करना है। इसके ये 4 प्रमुख घटक हैं। इसकी कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। NRLM की कार्यप्रणाली क्या है? जिसमें आजीविका संबंधी सेवाएं दी गई हैं और इसमें प्रौद्योगिकी उत्पादन और उत्पादकता, वित्तीय पूंजी सेवाएं, बाजार से जुड़ाव, इन सब के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो जैसे इस तरीके से समझाया गया है कि गरीबी का संस्थागत मंच उनके परिसंघों और उनमें समूह में आजीविका के जुड़े समूहों, गरीबों, महिलाओं और लघु बचत, सीमांत किसानों, SC, ST और अन्य अपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रौद्योगिकी और उत्पादन एवं उत्पादकता जो इसी के आधार पर है, वित्तीय और पूंजीगत सेवाएं प्रदान करना, बाजार से जुड़ाव होना, मानव तथा सामाजिक पूंजी में लीडर्स कम्युनिटी पैरा प्रोफेशनल होना, समर्पित सहायता संस्थान, पेशेवर शिक्षण संस्थान, प्लेटफॉर्म, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली करना, जन सेवाओं को उनके अंतिम बिंदु तक उपलब्धता सुनिश्चित करना, नवाचार कार्य करना और हकदारी उपलब्ध कराना है। इसमें सकारात्मक माहौल का निर्माण करना तथा भागीदारी का समन्वय करना है। यह किस क्षेत्र के लिए? गरीबी की संस्थागत मंच के लिए, जिसके अंतर्गत आते हैं गरीब, महिलाएं, जुड़े लघु एवं सीमांत किसान, SC, ST और अन्य अपेक्षित एवं कमजोर लोगों के लिए यह किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत कि इससे संबंधित तथ्य क्या है। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DNRLM के तहत SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसे मीशो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें NRLM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHG में बनाए गए क्यूरेटेड उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यह कई चैनलों के माध्यम से है, जैसे सेरस गैलरी, राज्य विशिष्ट खुदरा दुकान, GEM ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि आती हैं। अब पढ़ते हैं NRLM के बारे में, दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। इसकी उत्पत्ति कब होती है? इसकी उत्पत्ति 2011 में तत्कालीन स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन शुरू किया गया और इसे 2015 में इसका नाम बदलकर DNRLM रख दिया गया। इसके अंतर्गत नोडल मंत्रालय आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है तथा इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा SHG जैसे सामुदायिक संस्थानों में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों की आजीविका को लाभ प्रदान करना है। कार्यक्रम का आधार क्या है? कार्यक्रम का आधार DNRLM स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दे रहा है तथा इसमें बढ़ावा देने की मूल्य का ही इसके लिए SHG फेडरेशन FPO की भी सहायता ली जा रही है और इनकी सहायता से लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यान्वयन की स्थिति से जनवरी 2023 तक मंत्रालय ने देश भर में 81.61 लाख SHG में कुल 8.79 करोड़ महिलाओं के लिए संगठित किया है। यह इससे संबंधित है। समृद्धि और विकास से जुड़ी अन्य शब्दावलियाँ कौन कौन सी आई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहले ही शब्दावली है कि सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के बारे में।
ऑक्सफैम इंडिया ने सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट इन द इंडिया स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष पॉइंट में आता है कि भारत सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है और जीएसटी और ईंधन करों की अप्रत्यक्ष प्रगति उन्हें प्रगतिगामी बनाती है। इसमें क्या बनाती है? इसे प्रगतिगामी बनाती है। आय का मापन, इसमें यह परिणामों की असमानता को सबसे व्यापक रूप से तरीका है तथा यह मापने का तरीका है जिसे गिनी गुणांक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक एक मापक होता है जिसे जीरो रेटिंग समग्र समानता को दर्शाती है जिसमें हर किसी हिस्सा समान है और एक रेटिंग का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है। मतलब जो जीरो रेटिंग होती है वह हर किसी एक का हिस्सा समान होती है तथा ये जो एक रेटिंग होती है वह व्यक्ति के पास सब कुछ है उसको प्रदर्शित करती है। और लॉरेंज वक्र द्वारा समाज के अलग अलग समूहों में आय और अवसरों में समानता को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें लॉरेंज वक्र को दिखाया जाता है। क्वेश्चन आता है लॉरेंज वक्र के संदर्भ में कि यह किसके संदर्भ में लॉरेंज वक्र आता है? गरीबी की आय के आकलन के लिए, गरीबी के आकलन के लिए या आय के आकलन के लिए। तो इस तरीके से आता है। तो इसको आप आय और अवसरों की असमानता को प्रदर्शित करने के लिए लॉरेंज वक्र समाज के अलग अलग समूहों में प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है इसे प्रज्वला चैलेंज के माध्यम में। प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने वाले विचारों, समाधानों और कार्यवाहियों को आमंत्रित करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों और स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना तथा इसमें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है तथा आजीविका से विविधता लाकर अपनी आय में सुधार कर सकेंगे। तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आता है राजकोषीय नीति के संदर्भ में। राजकोषीय नीति के संदर्भ में पहला पॉइंट आता है, पहला टॉपिक आता है राज्य वित्त के बारे में। स्टेट फाइनेंस क्या रहा? स्टेट फाइनेंस के बारे में आरबीआई ने राज्य वित्त 2022-23 में बजट अध्ययन में शीर्षक में अपना वार्षिक प्रकाशन जारी किया। इनकी थीम रही कि भारत में पूंजी निर्माण राज्य की भूमिका रही है। राज्य में पूंजी निर्माण राज्य की भूमिका रही है। रिपोर्ट के निष्कर्ष के मुख्य बिंदुओं में भविष्य के प्रति रुझान को देखते हैं जिसमें राज्य सरकारों और इसके कुल राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद 14.9% और इसमें 55% राजस्व प्राप्तियां स्वयं के करों से थी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल आय सकल घरेलू उत्पाद का 18.5% था और इसमें से राजस्व व्यय 83% और पूंजीगत व्यय 17% था। 2020-21 में महामारी जनित तीव्र गिरावट के बाद व्यापक आधार पर आर्थिक सुधार का कारण राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। तो राजकोषीय स्थिति के बारे में बताया गया और यह उच्च राजस्व संग्रह के कारण राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में गिरावट का अनुमान लगाता है। सकल राजकोषीय घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां होती है। यह सकल राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा के बारे में, राजकोषीय घाटा क्या होता है? यह सरकार के कुल आय को कुल खर्च के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जब राजस्व घाटा की अधिकता हो जाती है तो वह राजस्व घाटा होता है। और ऋण जीडीपी का अनुपात, यह एक देश के ऋण और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। अब आता है बजट के अनुसार राज्यों के ऋण के में 2020-21 में जीडीपी में 31.1% से घटकर जीडीपी में 29.5% हो गया है। इसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी एफआरबीएम समीक्षा समिति में अनुशंसित 20% से अधिक है। 2022-23 में राज्यों की बजटीय पूंजी परिव्यय अपेक्षाकृत अधिक रही है जिसमें राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य सुधार के लिए हालिया पहले स्टार्ट की गई जिसमें पूंजी निवेश के हेतु राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना दी गई है जिसमें 50 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज ऋण में भुगतान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार हेतु सुधार में अतिरिक्त ऋण के लिए विद्युत क्षेत्रक सुधारों के लिए 0.5% जीएसडीपी की अतिरिक्त उधारी की अनुमति देगा। राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बेज एंड मीन्स एडवांस सीमा 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दी गई है। और राज्य के ऋण में ऑफ बजट उदारीकरण को शामिल करना है तथा इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों उनके विशेष प्रयोजन वाहन के लिए ऋण आते हैं, यह इसके अंतर्गत आता है। अब आता है सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में। सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में उधार देने तथा उधार लेने की मसौदे के मानदंड जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति ऋण बाजार में व्यापक भागीदारी को सुगम बनाना है तथा इसकी विशेषताएं हैं। इसमें विशेषताओं के अंतर्गत आती है पात्रता पहले नंबर।
पात्रता क्या है? पात्रता केंद्र सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में जीएसएल सौदे के कारण उधार देने तथा व्यापार करने के लिए पात्र है। इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं होता है और इसके विपरीत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की ओर से जारी सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग जीएसएल के तहत जमानत के रूप में किया जाएगा। इसमें पात्र प्रतिभागी कौन रहेंगे? या रेपो लेन देन के लिए पात्र संस्थाएं जिन्हें आरबीआई द्वारा अनुमोदित होती हैं। इनकी अवधि न्यूनतम 1 दिन और अधिकतम 90 दिन होती है और एक जीएसएल लेन देन के लिए उधार दी गई प्रतिभूति उधारकर्ता के लिए एक वैधानिक तरलता अनुपात के लिए पात्र होगी। अब इसमें जो जी6 में शामिल क्या है? इसमें नगद प्रबंधन बिल शामिल है, दिनांकित जी6 शामिल है। इसके जो नगद प्रबंधन बिल है उसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था और इसे भारत सरकार के नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर करने के लिए लाया गया। और नगद प्रबंधन बिल में टी बिल भी सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन 91 दिन की परिपक्वता अवधि के जारी रहने के लिए की जाती हैं। फिर आता है दिनांकित जी6। यह ऐसी प्रतिभूति हैं जो निश्चित या अस्थायी कूपन से युक्त होते हैं। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। अब सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आय योग्य लिखित होती हैं। ये ऋण दायित्व को मान्यता प्रदान करती हैं। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को अल्पावधि तथा दीर्घावधि वाली होती है। अल्पावधि प्रतिभूतियां सामान्यतः 1 वर्ष में कम समय की परिपक्वता अवधि वाली होती है, इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और दीर्घावधि प्रतिभूतियां आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली होती है, उसे सरकारी बॉन्ड या दिनांकित बॉन्ड कहा जाता है। इसके दोनों में डिफरेंस है। अब आता है केंद्र सरकार टी बिल्स या बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है। तो केंद्र सरकार क्या जारी करती है? टी बिल्स को भी जारी करती है और बॉन्ड की या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों को जारी करती है। और राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां ही जारी करती हैं, जिसे राज्य विकास ऋण कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से डिफॉल्ट या कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इसे जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब आता है ईंधन कर दर के बारे में। ईंधन कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने पेट्रोल एवं डीजल कर पर लगाने वाले कर और शुल्क को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के लिए मूल्य निर्धारण के संदर्भ में क्या है? भारत में मूल्य निर्धारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दैनिक आधार में संशोधन करती है। डीलरों से वसूले गए मूल्य में ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य या भंडारण की शामिल होता है। राज्य पेट्रोल और डीजल के आधार पर मूल्य ढुलाई शुल्क तथा उत्पाद शुल्क डीलर कमीशन पर बेलूरम बेल्ट या पर लागू होता है। वास्तव में केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत को एक हिस्सा बढ़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उत्पादों के लिए उत्पादन कर लगाती है तथा राज्य सरकारें उनकी बिक्री मूल्य वर्धित कर लगाती है। यद्यपि यह शुल्क पूरे देश में समान है, लेकिन राज्य की बिक्री और वैट लगाते हुए अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है। और उत्पाद शुल्क में 2 व्यापक घटक होते हैं, एक कर घटक होता है, एक उपकर या अधिभार घटक होता है। कर घटक के अंतर्गत मूल उत्पाद या शुल्क आते हैं और उपकर या अधिभार घटक दूसरा होता है। इसमें जो कर घटक से उत्पन्न राजस्व को ही राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है और हालांकि केंद्र किसी उपकर या अधिकार से उत्पन्न राजस्व को राज्यों को हस्तांतरित नहीं करता है। उत्पाद शुल्क या ईंधन आरोपित वर्धित मूल्य केंद्र या राज्य दोनों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो जो कर घटक होता है, एक होता है राज्यों के लिए और एक केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। उत्पाद शुल्क ईंधन निर्माण के होता है। अब आता है 2020-21 को बजट को लेकर आरबीआई ने क्या किया? अध्ययन के अनुसार ईंधन पर उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार पर लगभग 18.4% योगदान है और पेट्रोल एवं एल्कोहल औसतन में राज्यों में अपने कर पर राजस्व 25 से 35% योगदान करते हैं। अब आता है बैंकिंग और परिसंपत्ति या पुनर्गठन या मौद्रिक नीति के संदर्भ में। इसके अंतर्गत आता है सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक के बारे में। सुर्खियों में क्यों? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त अध्ययन में भारत की आर्थिक समृद्धि में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की अग्रणी भूमिका रही है। भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों को एआ और एमएफआई के बारे में। एमएफआई सूक्ष्म वित्त वित्तीय सेवा का एक रूप होता है। इसके तहत गरीबी और निम्न आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को आधुनिक सूक्ष्म वित्त संस्थानों की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है तथा 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना एमएफआई की आधारशिला पर ही रखी थी। भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक के बारे में। सूक्ष्म वित्त क्षेत्रक में बाजार हिस्सेदारी, जिसमें बैंकों की हिस्सेदारी जो है वह 40.99% है। एनबीएफसी एमएफसीज की हिस्सेदारी 30.80% है। एसएफबी की हिस्सेदारी 18.73 है
और NBFC की 88.71% है। इसमें जो मानदंड, प्रचलित मानदंड क्या है, इसमें अंतर्निहित रणनीति के अंतर्गत आते हैं बचत बढ़ाने और बहुत अधिक ध्यान देना, साख्या ऋण विस्तार करना, विस्तारशीलता में दिखाया गया, इन सबको अलग अलग करके दिखाया गया। अब इसके विनियामकीय ढांचे के बारे में, विनियामकीय ढांचा हो जो होता है वह RBI बैंकों, NBFC, SFB के लिए मुख्य विनियामक संस्था है। मालिगम समिति की सिफारिशों के आधार पर RBI ने NBFC MFI के एक व्यापक विनियामक ढांचा पेश किया है। इसके अलावा RBI ने इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के संघ या साधन को MFI के एक विनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है। सेबी इस सूचीबद्ध MFI की निगरानी कर सकता है तथा ऋणदाताओं को विनियमित करने के लिए कुछ राज्यों के लिए अपने कानून भी होते हैं। अब आते हैं MFI के अंतर्गत क्या सरकार द्वारा कौन सी पहलें की गई हैं। इसके अंतर्गत इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से संचालित होता है। फिर आता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋणों की एक पुनर्वित्त संस्था है। फिर आती है ई-शक्ति परियोजना, इसका विश्लेषण एक समर्पित वेबसाइट पर वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी अपलोड करने के लिए शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह में दो प्रमुख ऋण वितरण मॉडल हैं। इनका भारत में अधिकांश MFI द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें SCF, लघु वित्त बैंक और RRB सहित शामिल होते हैं। सूक्ष्म वित्त बैंक को विनियमित करने के लिए सम्यक ढांचे के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान विधेयक 2012 में अस्थायी समिति के पास लंबित रहा और यह विधेयक की मालिगम समिति पर सिफारिश पर आधारित है। अब आता है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के बारे में। सुर्खियों में क्यों? कॉर्पोरेट मंत्रालय ने IBAC में प्रस्तावित संशोधनों तथा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है। ऐसा IBFC की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। IBFC और विशेषताओं के बारे में। IBFC कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, व्यक्तियों के दिवालियापन संबंधी मुद्दे समयबद्ध बाजार आधारित तंत्र के लिए एक व्यापक कानून है। इसे 2016 में लागू है, 2016 से लागू है। अब आता है इसके 4 स्तंभ दिए गए हैं। 4 स्तंभ में इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल, सूक्ष्म उपयोगिताएं तथा भारतीय दिवाला एवं शोधन बोर्ड और फिर आता है न्याय निर्णय प्राधिकरण या कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो 4 संस्थाएं दी गई हैं, 4 स्तंभ बताए गए, जिनमें पहला आता है इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल या IP के बारे में। IP एजेंसी सदस्य समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है और सूचना उपयोगिता या दिवाला समाधान की सुविधाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऋण तथा ऋण देनों की शक्ति के भंडारित करने के लिए। भारतीय दिवाला या शोधन अक्षमता बोर्ड में IPs तथा IPAs तथा IUs के कामकाज को विनियमित करने के लिए है। न्याय निर्णय प्राधिकरण में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल शामिल होते हैं। इसमें कंपनियों के लिए दिवाला समाधान का फैसला करता है, तथा DRT व्यक्तियों के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल जो द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ सुनवाई करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण है, तथा परिसंपत्ति के मूल्य और देनदारियों के प्रकार में के आधार पर IPC विभिन्न कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में निम्नलिखित प्रदान करता है। पहला कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, दूसरा प्री प्रोजेक्ट दिवाला समाधान प्रक्रिया और तीसरा फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया होती है। प्रत्येक समाधान प्रक्रिया को इसमें दिखाया गया है। CIRP, PRIP और FIRP को दिखाया गया। अब आता है इसमें IBC फ्रेमवर्क में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन एवं उनके लाभ के बारे में। प्रौद्योगिकी के बारे में। प्रौद्योगिकी में यह IBC के तहत कई प्रक्रियाओं को संभालने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। कॉर्पोरेट दिवाला या समाधान प्रक्रिया आवेदन समिति में इसके लिए वित्तीय ऋणदाता पहले सूचनाओं पर डिफॉल्ट या उत्पत्ति का पता लगाएंगे। फिर दिवाला या समाधान प्रक्रिया में अंतर्गत आता है कि इसमें प्री प्रेकेस्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क की प्रयोज्यता की कंपनियों का एक विस्तृत श्रृंखला तक विस्तारित होता है, जिसमें CIRP या रिवर्स CIRP को मान्यता देते हुए एक रियल एस्टेट के में केवल डिफ़ॉल्ट हो चुकी रियल एस्टेट परियोजनाओं पर ही लागू होते हैं। केंद्र सरकार विशेष CIRP प्रशासक की नियुक्ति करेगा आदि इससे संबंधित होते हैं और इसमें दिया गया। अब पढ़ते हैं लोन लॉस प्रोविज़न के बारे में। लोन लॉस प्रोविज़न हाल ही में RBI ने एक चर्चा पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य बैंकों को प्रोविजनस के लिए अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण, अपेक्षित क्रेडिट हानि व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। लोन लॉस प्रोविजंस के बारे में, इसके तहत बैंक संभावित ऋण चूक प्रबंधन के लिए कुल ऋण के अनुपात में एक निश्चित धनराशि लोन लॉस प्रोविजंस को सुरक्षित रख सकते हैं।
इस प्रकार लोन लॉस प्रोविजंस पूरी तरह से आंशिक ऋण हानि को कवर करने के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित आय विवरण व्यय होता है। सभी ऋण खराब नहीं होते हैं तथा यह बैंकों द्वारा बैंक ऋण पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान करने के लिए एलएलपी का उपयोग एक क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए किया जाता है। एलएलपी के दृष्टिकोण क्या है? वर्तमान दृष्टिकोण के बारे में भारत में बैंकों को उपगत हानि दृष्टिकोण के आधार पर एलएलपी के करने की आवश्यकता होती है। यह एक प्रो साइक्लिंग व्यवस्था होती है जिसमें बैंकों के होने के लिए हानिकारियों के लिए प्रोविजनिंग की आवश्यकता होती है। अब बात 2014 में IFRS 9 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट ने IAS 39 का स्थान ले लिया है। इसका उद्देश्य बैंकों की ऋणों की एलएलपी प्रथाओं को अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण में बदलना होता है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित दृष्टिकोण में अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण एक काउंटर साइक्लिंग या गतिशील अग्रगामी फ्रेमवर्क होते हैं। एक ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे बेहतर आर्थिक स्थिति के दौरान एलएलपी के माध्यम से प्रोविजंस के रिजर्व का निर्माण किया जा सके। आर्थिक मंदी में एलएलपीज के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों को रिपोर्ट करके रिजर्व किया जाता है और व्यक्तिगत बैंक स्तर पर समग्र व्यापार चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसी भी प्रकार की प्रणालीगत मुद्दों से बचने में मदद करता है। ईसीएल से संबंधित जुड़ी लाभ एवं हानि में यह जो लाभ होता है बैंक सॉल्वेंसी बेहतर होगी तथा बैंक में पूंजी चिंताओं में यह बैंक प्रोविजंस का उच्च प्रभाव होगा तथा इसमें क्रेडिट लोन्स प्रोविजंस में पारदर्शिता होगी तथा इसमें बिजनेस साइकिलिंग डेवलपमेंट अर्थात उतार चढ़ाव का पता लगाना मुश्किल होगा। अब पढ़ते हैं तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का फ्रेमवर्क के बारे में। हाल ही में आरबीआई ने सेक्योरिटी ऑफ स्ट्रेस एसेट्स फ्रेमवर्क के बारे में एक चर्चा पत्र जारी किया है। प्रतिभूतिकरण कैसे कार्य करता है इसके बारे में देखते हैं। प्रतिभूतिकरण में सबसे पहले परिसंपत्ति जारीकर्ता होती है, अंतर्निहित परिसंपत्ति होती है, संदर्भित पोर्टफोलियो होता है। जो जारीकर्ता एजेंट के पास स्पेशल पर्पज व्हीकल के देता है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो आता है पूंजी व्यापार में निवेशक होते हैं जो परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ जारी करते हैं, जिसमें सीनियर ट्रेंच, मैनेजाइड ट्रेंच और ये सभी ट्रेंच आते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रतिभूतिकरण और SSAF के बारे में यह है प्रतिभूतिकरण ऋणों की पुलिंग और फिर उन्हें एक विशेष प्रयोजन संस्था में बेचना शामिल होता है। इसके पश्चात यह संस्था ऋण पुल द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करती है तथा SPF किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संगठित कंपनी या ट्रस्ट या अन्य इकाई होती है। इसे स्पेशल पर्पज व्हीकल भी कहा जाता है। प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम को अलग अलग जोखिम प्रोफाइल बनाने और प्रतिभूतियों में परिवर्तित करते हैं तथा ये परिसंपत्तियां निम्न प्रकार से कार्य होती है। पहली होती है मानक परिसंपत्तियां, दूसरी होती है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। मानक परिसंपत्तियां ऐसे ऋण होती है जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और ऐसी परिसंपत्तियों जिनके भुगतान 89 दिनों की चूक हुई हो इसके अंतर्गत है। और दूसरी तनावग्रस्त संपत्तियां NPA में वर्गीकृत ऋण आते हैं। SSAF के उद्देश्य मानक प्रतिभूतियों की तर्ज पर SPF मार्ग के लिए NPA के प्रतिभूतिकरण का सक्षम बनाना है। जैसे वर्तमान में ऐसे 1 जनवरी 2008 से लागू किए बेसल दिशा निर्देशों के अनुसार SPF मार्ग के माध्यम से मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की अनुमति है तथा सार्फेसी एक्ट के तहत तनावग्रस्त संपत्तियों में प्रतिभूतिकरण में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जा रही है। कंपनियों द्वारा किया जा रहा है जिसे 2019 में कॉर्पोरेट रिटो में द्वितीयक बाजार में गठित टास्क फोर्स में मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण में ARC मार्ग के द्वारा SSAF पे शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब पढ़ते हैं RBI से जुड़े घटनाक्रम। RBI से जुड़े घटनाक्रम में आते हैं जलवायु जोखिम और सतत रिस्क। इसे RBI ने जलवायु जोखिम सतत रिस्क पर चर्चा पत्र जारी किया है जिसमें जलवायु संबंधी खतरे के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं बाढ़, लू आदि से आर्थिक लागत में और वित्तीय नुकसान पर बढ़ सकता है। और संक्रमण संबंधी खतरे से इसमें निम्न कार्बन युक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए ऐसे खतरे पैदा हो सकते हैं, जिसमें जो ऐसे खतरे जो संभावित प्रभावित क्षेत्र जैसे कर्ज जोखिम होते हैं। और दूसरा आता है बाजार जोखिम, तीसरा आता है तरलता जोखिम और चौथा आता है परिचालन से जुड़े जोखिम आते हैं। अब आता है भुगतान एग्रीगेटर के बारे में। भुगतान एग्रीगेटर RBI ने भुगतान एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे को विनियमित करने के लिए 2020 से भुगतान एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र संस्थाओं में भुगतान निपटान प्रणाली का
अधिनियम 2007 के प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तथा इसमें यह भुगतान एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ऑनलाइन स्पेस में भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। भुगतान एग्रीगेटर क्या होती है? ये भी संस्थाएं होती हैं जो ई कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहकों की ओर से अलग अलग भुगतान साधनों जैसे नकद, चेक, ऑनलाइन भुगतान आदि को स्वीकार कर जाए। पेमेंट गेटवे वे संस्थाएं होती है जो ऑनलाइन भुगतान लेनदेन की राय तथा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित अवसंरचना प्रदान करती है। अब आता है उत्कर्ष 2.0 के बारे में। उत्कर्ष 2.0 को भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीति में लॉन्च किया जाएगा है। इसकी अवधि 2023 से 2024 है। पहली कार्यनीति की रूपरेखा 2019 से 2022 की थी और इसे 2023 से 2025 के लिए 2023 से 2025 के लिए जारी किया गया। अब आता है फ्रॉड रजिस्ट्री के बारे में। फ्रॉड रजिस्ट्री आरबीआई ग्राहक सुरक्षा उपायों के लिए एक फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करने का विचार कर रही है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी को ब्लैक लिस्ट करने में मदद मिलेगा। साथ ही डिजिटल रूप से की गई धोखाधड़ी में बैंकिंग प्रणाली के उपयोग को रोकेगी। अब आता है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट के बारे में। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट से आरबीआई ने स्पष्टता के अभाव में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं ने फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी संरचना के तहत फिनटेक कंपनियों और डिजिटल लैंडिंग एप्स में गठजोड़ के लगभग रोक दिया है। अब आता है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार के बारे में। भुगतान यह म्यूनिसिपल बॉन्ड आता है इसके अंतर्गत, जिसमें सुर्खियों में क्यों रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक शाखा एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने भारत के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स की शुरुआत की। इसका नाम निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड रखा गया है, जिसमें एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसकी स्थापना भारत सरकार के एक उच्चाधिकारी प्राप्त स्टडी ग्रुप से फारिज ने 1992 में की थी। यह शेयर बाजारों की भागीदारी को आसान बनाने और अधिक सुलभ करता है। इसे 1994 में एनएसई में बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की तथा इसमें निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में इसकी भूमिका। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को मैच्योरिटी के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी की गई म्यूनिसिपल बॉन्ड को प्रदर्शन को ट्रैक करना, साथ ही उनकी निवेश क्रेडिट रेटिंग को भी ट्रैक करना है। इस घटक के इंडेक्स में आता है कि इसमें 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 28 नगरपालिका बॉन्ड शामिल होते हैं, जिनमें क्रेडिट रेटिंग AA रहती है। इसमें बकाया राशि के आधार पर वेटेज निर्धारित किया जाता है। सूचकांक का आधार 1 जनवरी 2023 में आधार मूल्य इसका 1000 होता है। इसमें तिमाही आधार पर की जाती है। इसका उपयोग दो तरीके से होता है। एक सामान्य दायित्व के बॉन्ड होते हैं और दूसरे होते हैं राजस्व बॉन्ड। सामान्य दायित्व के बॉन्ड का उपयोग उन परियोजनाओं को फंडिंग के लिए किया जाता है जो आवश्यक रूप से लाभ नहीं कमाती हैं। ये बॉन्ड उन सुविधाओं को लाभान्वित करती है जिनकी सेवा के उद्देश्य से उन्हें जारी किया जाता है, जैसे पार्क बनाना और स्कूलों में सुधार करना। और दूसरे बॉन्ड आते हैं राजस्व बॉन्ड। ये बॉन्ड राजस्व पैदा करने वाली परियोजनाएं जैसे टोल, सड़कें, कंसर्ट हॉल आदि के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। म्यूनिसिपल बॉन्ड को स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी किए जाते हैं और सरकार द्वारा इनकी गारंटी नहीं की जाती। बॉन्ड के भुगतान की स्थिति के बारे में। इनकी भुगतान की स्थिति को ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान के एक एक्सो खाते के माध्यम से किया जाता है। नगर निगमों में समय समय पर अपने राजस्व में एक निश्चित राशि को एक एक्रो खाते में रखना पड़ता है। आश्वासन मिलता है जिससे बॉन्ड के भुगतान समय पर हो रहा है। इसके संदर्भ में संबंधित सुर्खियां। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड ने म्यूनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशन डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें सेबी द्वारा आंकड़े, विनिमय सर्कुलर आदि के रूप में बड़ी सूचनाएं शामिल हैं, जिसमें इसमें ऐसी सूचनाएं भी शामिल है जो म्यूनिसिपल मार्केट पर लाभ उठाने के इच्छुक इस बॉन्ड को जारीकर्ता को पढ़नी पड़ती हैं। भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार के बारे में। यह म्यूनिसिपल बॉन्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें सेबी में नगर पालिकाओं द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और उनकी सूचीबद्धता विनिमय 2015 के लागू होने पर भारतीय म्यूनिसिपल बॉन्ड के बाजार में फिर से तेजी लाई है। वित्तीय प्रोत्साहन। भारत सरकार ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए एक मुश्त अनुदान सहायता के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की। बड़े पैमाने पर निवेश रेटिंग, जिसमें 59% म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेश रेटिंग प्राप्त हुई है। पूल्ड फाइनेंस के बारे में। पूल्ड फाइनेंस या म्यूनिसिपल बॉन्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पूल्ड फाइनेंस का उपयोग पर बहस जारी है, जिसमें निवेशक होता है, जिसमें बॉन्ड से प्राप्त राशि होती है पूल्ड फाइनेंस में। फिर इसके अंतर्गत यह परियोजना एक में जाता है, दूसरे में, तीसरे में फिर नकदी प्रवाह होता है। फिर इसका पूल्ड फंड एक्रो खाता होता है जो डेटा सर्विसिंग के माध्यम से पुनः निवेशक के पास जाता है, या इस तरीके की प्रक्रिया है।
पूल्ड फाइनेंस ने सबसे पहले एक स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी का गठन किया। इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में पंजीकृत किया है। भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु द्वारा इस बॉन्ड को जारी करने के लिए पूल्ड फाइनेंस को वरीयता दी गई और केंद्र सरकार ने 2006 में जमा वित्त निधि योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राज्य स्तरीय पूल्ड वित्त के जरिए शहरी स्थानीय निकायों को ऋण दाता में सुविधाएं प्रदान करना है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी द्वारा अंतिम मंजूरी मिल गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, यह एक तरह का अलग खंड है जिसमें यह धन जुटाने के लिए सामाजिक उद्यमों में मदद करता है। यह सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक उद्यमों के समाज में सकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने वाले उद्यमों को मान्यता देता है। सामाजिक उद्यमों में निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है गैर लाभकारी संगठन और लाभकारी सामाजिक उद्यम होता है। इस दो तरीके के होते हैं। बे उद्यम संगठन जो सामाजिक उद्यम के तौर पर नहीं होते, उनके अंतर्गत आते हैं कॉरपोरेट फाउंडेशन, राजनीतिक धार्मिक संगठन या गतिविधियाँ, पेशेवर व्यापार संघ, बुनियादी ढांचा, और आते हैं हाउसिंग कंपनियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। सामाजिक उद्यमों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें ये है, पहली, किसी उद्यम या संगठन में सामाजिक उद्यम का दर्जा तब मिलता है जब वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, जिसमें राजस्व व्यय के संदर्भ में वो ग्राहक या लाभदायकता के लिए अलग से दिया गया है। राजस्व में इसमें पिछले 3 वर्षों में कम से कम 67% हिस्सा लक्षित आबादी के पात्र गतिविधियों के पर आया हो। व्यय में पिछले 3 वर्षों में 67% हिस्सा लक्षित आबादी के सदस्यों के पात्र गतिविधियों में खर्च किया गया हो, तथा इसमें ग्राहक के संदर्भ में पिछले 3 वर्षों में यह ग्राहकों के लिए पात्र के लक्षित सदस्य से कम 67% हो। यहाँ लक्षित आबादी का आशय ऐसी आबादी से होता है या ऐसे क्षेत्र से होता है जिनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, जो कम विशेष अधिकार प्राप्त होती है, जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकारों की विकास प्राथमिकताओं को निम्न प्रदर्शन दिया है। गवर्निंग काउंसिल में प्रत्येक एसएससी को अपने कामकाज की निगरानी के लिए एक एसएससी गवर्निंग काउंसिल की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल की प्रतिनिधित्व होगा जिसमें विशेषज्ञता व्यक्ति शामिल होंगे। पात्र गतिविधियों में सामाजिक प्रभाव के लिए पात्र गतिविधियों की अन्य बातें होती हैं, जिसमें भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, असमानता की समाप्ति, शिक्षा, रोजगार, आजीविका को बढ़ावा देना, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति के संरक्षण के संदर्भ में। वित्तीय बाजार से जुड़ी शब्दावलियों में आती है कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांकों पर वायदा अनुबंध। यह अनुबंध सेबी को शेयर बाजार में A+ और उससे रेटिंग में कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांकों को लेकर वायदा अनुबंध को देता है, जिसमें इस पर निम्न लाभ होंगे। इसमें बाजार में तरलता में वृद्धि हुई, निवेशकों को हेजिंग के अवसर प्राप्त होंगे। कॉरपोरेट बॉन्ड एक प्रकार की ऋण प्रतिभूति होती है जिसमें कम पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक एक निश्चित अवधि में चयनित कॉरपोरेट बॉन्ड में बदलाव को मापता है। इसके संदर्भ में फिर आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वीप के बारे में। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वीप सेबी के निवेश कोषों को CDS में भाग लेने की एक अनुमति होती है। यह वैश्विक निवेश कोष का अर्थ भारत में स्थानीय या निगमित कोई फंड होता है जो एक निजी रूप में जमा करने का एक निवेश साधन होता है, जिसमें यह फंड किसी ट्रस्ट या कंपनी के कॉरपोरेट निकाय अथवा सीमित देयता के रूप में हो सकता है, तथा वित्तीय एक व्युत्पन्न होता है जो एक निवेशक को दूसरे निवेशक के साथ क्रेडिट जोखिम को स्वीप ऑफसेट करने की अनुमति प्रदान करता है। अब आता है AT बॉन्ड के बारे में। AT फर्स्ट बॉन्ड एक प्रकार का स्थायी या बेमियादी बॉन्ड होता है। इसकी परिपक्वता अवधि 100 दिन की होती है। यह अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर वाला बॉन्ड होता है जिसमें अर्ध इक्विटी लिखित जमा माना जाता है। इसमें निवेश अधिक जोखिम युक्त होता है। इसमें बेसल समझौते के तहत शुरू किया गया है। बेसल थर्ड के मानदंडों के लिए पूरा करने के लिए मूल पूंजी आधार बढ़ाने हेतु किया जाता है। सुर्खियों में रहे अन्य बॉन्ड में आता है, पहला आता है एलो बॉन्ड ट्रांजैक्शन बॉन्ड। एलो बॉन्ड वो बॉन्ड होती है इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन तथा इससे जुड़े अपस्ट्रीम उद्योगों, डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए जुटाई गई धनराशि होती है। ट्रांजिशन बॉन्ड के अंतर्गत इसमें अधिक संधारणीय परिचालनों की ओर संक्रमणों से जुटाई गई धनराशि शामिल होती है। भारत के उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के संदर्भ में होता है। फिर आता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग के बारे में। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग सोने की बढ़ती कीमतों, ब्याज दरों में महंगाई के कारण 2022 में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग के अंतर्वाय में 90% तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें भौतिक स्वर्ण की कीमतों में ट्रैक करने के लिए ETF है। ETF प्रतिभूतियों की एक टोकरी होती है जो स्टॉक की तरह एक्सचेंज को ट्रेड करती हैं। अब आता है अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद और वैश्विक डिपोजिटरी रसीद के बारे में। हाल ही में पता चला है कि कई भारतीय कंपनियों ने ADR और GDR को समाप्त कर दिया है। डिपोजिटरी रसीद घरेलू कंपनियों द्वारा देश के बाहर धन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन होता है।
एडीआर और जीडीआई दोनों का उपयोग विदेशी बाजार में धन जुटाने के लिए किया जाता है। एडीआर एक व्यापक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है और जीडीआर व्यापार ज़्यादातर यूरोपीय एक्सचेंजों में होता है। एडीआर को आमतौर पर खुदरा निवेशक कहते हैं और जीडीआर को खरीद संस्थागत निवेश कहा जाता है और एक प्रकार के शेयर हैं जो विदेशी बैंकों के पास होते हैं और शेयरों के बदले कंपनियों को डीआर प्रदान करते हैं। अब आता है अनुवर्ती सार्वजनिक निगम के बारे में। इसे हाल ही में अडानी समूह ने एफपीओ को रद्द कर दिया है, जिसका उद्देश्य इक्विटी बेस में विविधता लाने के लिए तथा कंपनी के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने के संदर्भ में। एफपीओ के प्रकार में एफपीओ डिलेटिव एफपीओ, नॉन डिलेटिव एफपीओ, एट द मार्केट एफपीओ होता है। डिलेटिव एफपीओ इसके अंतर्गत पूंजी जुटाने के लिए जनता को अतिरिक्त नए शेयर जारी किए जाते हैं। नॉन डिलेटिव एफपीओ में बड़े शेयर धारकों को मौजूदा निजी शेयरों को जारी करते हैं। एट द मार्केट एफपीओ में कंपनियों के रियल टाइम में मौजूदा बाजार में पूंजी बाजार को जुटाने के लिए प्रदान किया जाता है। अब आते हैं बाह्य क्षेत्रक में। बाह्य क्षेत्रक में विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी पर नया समझौता किया गया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने मत्स्य सब्सिडी पर विश्व व्यापार समझौते से नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। स्विट्जरलैंड डब्ल्यूटीओ का ऐसा सदस्य है जिसने इस समझौते को स्वीकार किया है। तो कौन सा सदस्य है? स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौते के बारे में, इसमें अवैध और अधिसूचित अनियमित मत्स्य में योगदान करने के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध के तहत अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 3 है और अत्यधिक दोहन के लिए मत्स्य भंडारण के लिए मत्स्य संबंधी के सब्सिडी के लिए अनुच्छेद 4 है। और फिर इसके बाद आता है तटीय और गैर सदस्यों के अधिकार क्षेत्रों में बाहर स्थित क्षेत्रों में मत्स्य और मत्स्य संबंधित गतिविधियों के संबंध के लिए अनुच्छेद 5.1 है। अब आता है अधिसूचना पारदर्शिता भी इसके अंतर्गत आती है, तो इसमें दिया गया है। इससे संदर्भित तथ्य में आता है कि इस समझौते को जेनेवा पैकेज के तहत जेनेवा में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया तथा इस समझौते में प्रभावी करने के लिए 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब आता है बाह्य क्षेत्र से जुड़े संबंध में शब्दावलियाँ आती है। व्यापार बोर्ड के बारे में। व्यापार बोर्ड की जुलाई 2019 में इसका गठन किया गया और इसका विलय व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके इसको गठित किया गया। इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसका कार्य विदेशी व्यापार नीति में जुड़े नीतिगत उपायों की सरकार को सलाह देना और भारतीय व्यापार से संबंधित बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। तो वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है तथा यह तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है, जिसके पहले सऊदी अरब, इराक और सिंगापुर का स्थान लिया है। ओपन एक्सेस मूवमेंट के बारे में। ओपन एक्सेस मूवमेंट एक ऐसी सुविधा होती है जो ऑनलाइन प्रकाशकों को तत्काल निःशुल्क कॉपीराइट और लाइसेंसिंग के अधिकांश प्रबंधों को मुक्त कराती है। अब आता है रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में। रिवर्स फ्लिपिंग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्टार्टअप रिवर्स फ्लिपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व वाली एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे आमतौर पर भारतीय कंपनी अपने स्वामित्व वाली सभी बौद्धिक संपदाओं और डेटा हस्तांतरण के साथ होते हैं। फ्लिपिंग प्रभावी रूप से एक भारतीय कंपनी की एक विदेशी कंपनी की 100% सहायक कंपनी में बदल देती है, इसके अंतर्गत है। अब आते हैं एंजल टैक्स के बारे में। एंजल टैक्स सरकार ने विदेशी निवेशकों को एंजल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया। अब तक एंजल टैक्स को केवल भारतीयों पर ही लागू होता था। एंजल टैक्स को सबसे पहले 2012 में प्रस्तुत किया गया था तथा स्टार्टअप्स द्वारा एंजल निवेशकों से जुटाई गई पूंजी का लगाया जाता है, यह एंजल टैक्स के अंतर्गत आता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या फिर स्विफ्ट के बारे में। रूस ने आरबीआई को स्विफ्ट के विकल्प के रूप में द सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजिंग का उपयोग का प्रस्ताव दिया है। यह एक रूसी प्रणाली है जिसे स्विफ्ट एक विकल्प है, जिसमें 2014 में विकसित किया गया है। रूस ने इस प्रणाली को विकास में अमेरिकी सरकार द्वारा रूस स्विफ्ट प्रणाली के लिए धमकी अलग करने की धमकी के बाद किया था। अब आता है भारतीय निर्यात आयात बैंक के बारे में। भारतीय निर्यात आयात बैंक को वित्त मंत्री ने गुजरात गिफ्ट सिटी में एग्जिम बैंक की सहायता से इसको स्थापित किया है। इसकी जो एग्जिम बैंक की उत्पत्ति हुई है 1982 में आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई और भारत एक विशेष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, इसके संदर्भ में। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने 42वीं रैंक हासिल की है। इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में
अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन करता है तथा यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर है। श्रम और रोजगार के बारे में ई श्रम पोर्टल को संबंधित नवीनीकरण सरकारी डेटा और भारत में अनौपचारिक संगठन क्षेत्र की आवश्यकता के लिए तीव्र भेद को उजागर करती है। ई श्रम पोर्टल इसे 2021 में शुरू किया गया और यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों के लिए शुरू किया गया है और इसमें ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं होते। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य इसमें सभी असंगठित कामगारों, विनिर्माण कामगार, प्रवासी मजदूर, गिग प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल होते हैं जो केंद्रीय डेटा तैयार करते हैं। कामगारों को पोर्टल को पंजीकृत करने के लिए आधार संख्या, फ़ोन नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता आदि दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ई श्रम पोर्टल की अन्य विशेषताओं में इसमें कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है वह 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए और इस श्रम पोर्टल को पंजीकरण कराने का पात्र होगा। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कराने के बाद प्रत्येक असंगठित क्षेत्र को 12 अंकों की एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान की जाती है और एक यह स्थायी खाता संख्या होती है और एक बार निर्धारित किए जाने के बाद यह कामगार के जीवन भर चलती है। यह एक निःशुल्क पंजीकरण होता है तथा इस पंजीकरण में कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवरेज मिलता है और इसमें पहले वर्ष अधिमूल्य MOLE द्वारा भरा जाता है, जिसमें ई श्रम पंजीकरण के माध्यम से PMSBI के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी आवश्यक होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट का संस्करण जारी किया गया ILO के द्वारा। ILO की स्थापना कब हुई? ILO की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत की गई तथा इसे 1946 में ILO संस्थापक की एक विशेष एजेंसी बन गया, जिसमें ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ, वर्किंग टाइम एंड वर्क बैलेंस अराउंड रिपोर्ट यह जारी करता है। अब आता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 5वीं वार्षिक आवधिक श्रम बल रिपोर्ट जारी की है, जिसे जुलाई 2021 से जून 2022 के सर्वेक्षण पर आधारित है। PLFS या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक स्थिति को सुनिश्चित करना है, जिसमें 3 माह के अल्पकालिक समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगार संकेतकों का अनुमान लगाना तथा वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों स्थिति में सामान्य स्थिति और CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। सामान्य स्थिति में प्रमुख कार्य गतिविधि स्थिति और सहायक आर्थिक गतिविधि शामिल होती है। PLFS एक कार्यविधि स्वनियोजित नियमित मजदूरी वेतनभोगी श्रमिक तथा अनौपचारिक श्रमिक वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ऑन अकाउंट वर्कर्स नियोक्ता पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायक होते हैं। नवाचार, कौशल और विकास और उद्यमिता के बारे में। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गई है, जिसमें यह बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे शिक्षा बोर्ड के तहत स्थापित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में यह औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या करियर तकनीकी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षार्थियों या उन नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है जो मैनुअल व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित होती है और इसमें पूर्व शिक्षा की मान्यता का भी एक घटक शामिल होता है। और इसे कोठारी समिति के आयोग द्वारा 1966 में पाठ्यक्रमों के जरिए उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विविधता को लाने पर जोर दिया गया और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी व्यावसायिक शिक्षा के संगठनात्मक प्रबंधन और के ढांचे में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित के लिए किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यावसायिक शिक्षा पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है? इसमें स्कूल या उच्चतर शिक्षा के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों और व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। यह इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है।
और इसमें यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प से संबंधित अग्रलिखित कार्यों के एक सर्वेक्षण कार्य करेगा तथा इस पर अवसर प्रदान करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिल्पों में शामिल है बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन होते हैं। और लोक विद्या यानी भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यवसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों में व्यावसायिक शिक्षा संबंधित कोर्सेस में एकीकरण कर उसे छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। अब आता है कृषि के क्षेत्र में। भारत में उर्वरक क्षेत्र में हाल ही में उर्वरक में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्रीय उर्वरक योजना शुरू की है। भारत का उर्वरक क्षेत्र में योगदान चीन के बाद उर्वरक सर्वाधिक उपयोग करने वाला दूसरा देश है तथा तीसरा बड़ा उत्पादक भी है। उर्वरक पदार्थों की सर्वाधिक आयात करने वाले देशों में से और देश में 8 कोर उद्योगों में से एक है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक के 3 मुख्य प्रकार हैं, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और म्यूरेट ऑफ फास्फेट होता है, जिसमें यूरिया इसका सबसे अधिक उपयोग और उत्पादन आयात होता है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है, म्यूरेट और पोटास को पोटेशियम भी कहा जाता है, जिसका उपयोग म्यूरेट और पोटास के रूप में और एनपीके उर्वरकों को एन और पी पोषक तत्वों के सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है। और भारत पोटास की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। जिसमें भारत में उर्वरक विनिमय करता है। विनियमन इसका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया है और यह उर्वरक आदेश निर्देशालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में उर्वरक सब्सिडी जो पोषक तत्वों पर आधारित योजना पर दी जाती है, जो तत्कालीन रियायत को 2010 में लाया गया था। फिर इसके बाद एनपीके तत्व एनपीकेएस वाले उर्वरक के साथ द्वितीय और सूक्ष्म तत्व वाले उर्वरकों के सभी प्रकार शामिल किए गए, जिसमें उर्वरक कंपनियों में दरों के आधार पर किया जाता है। फिर आता है यूरिया सब्सिडी योजना, जो केंद्र प्रायोजित एक योजना होती है जो किसानों को वैधानिक अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान करती है। योजना है जो है उसका उद्देश्य देश में भारत ब्रांड नामक उर्वरकों का विपणन करना होता है और इसके तहत ये सब्सिडी वाले सभी पोषक तत्वों को विपणन भारत नामक एकल ब्रांड के रूप में किया जाएगा, जिसमें यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम शामिल होते हैं। इसमें पूरे देश में उर्वरक एक समान डिजाइन वाले थैलियों में उपलब्ध होंगे, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके होगा। कृषि निर्यात में भारत कृषि एवं खाद्य निर्यात प्राधिकरण के माध्यम से कृषि निर्यात रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जिसमें इससे संबंधित अवधारणाएं क्या हैं। कृषि से संबंधित अवधारणाओं में नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार नस्ल के आधार पर पशुधन पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई, जिसे मत्स्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ने जारी किया है। जिसमें रिपोर्ट के निष्कर्ष में आता है कि इसमें मवेशियों की कुल आबादी विदेशी और संकर पशुओं के योगदान लगभग 26.5% है, जबकि 73.5% देसी और वर्गहीन मवेशी आते हैं। जे फॉर्म के बारे में, जे फॉर्म पंजाब इस खरीद सीजन में किसानों को वास्तविक समय में डिजिटल जे फॉर्म करने वाला देश का पहला राज्य है। जे फॉर्म मंडियों में एक किसान की कृषि उपज खरीद की रसीद होती है। यह अपनी फसल बेचने वाले किसानों के लिए आय प्रमाण होती है। टैक्सराइजेशन के बारे में, टैक्सराइजेशन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर ऑफ ऑन मशीनरी इंडस्ट्री के रूप में वर्गीकृत किया है। इसमें भारत में कृषि मशीनीकरण का आशय कमोबेश टैक्सराइजेशन से है, जो भारत में कृषि बाजार वैश्विक बाजार का केवल 7% है तथा इसमें 80% तक अधिक ट्रैक्टर का योगदान करेंगे तथा यह गैर ट्रैक्टर कृषि मशीनरी के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है। कृषि विस्तार प्रणाली को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइजेज के साथ एक समझौता किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है तथा यह प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड प्रारूप बहुभाषा कंटेंट की डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म समय पर किसानों को क्यूरेटेड कंटेंट वितरित करने में मदद करेगा। जलवायु स्मार्ट गेहूं की किस्मों के बारे में, जलवायु स्मार्ट गेहूं भारतीय कृषि और अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों में 3 विकसित किया गया है तथा इसमें 3 किस्मों में अधिसूचित किया है, HDC SW18 और HD 3410 HD 3385 है। उद्योग के संदर्भ में तकनीकी वस्त्र में वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दिशा निर्देशों के तहत
निजी और सार्वजनिक अकादमी संस्थाओं में तकनीकी वस्त्रों को सक्षम बनाने में सामान्य दिशा निर्देश और तकनीकी वस्त्रों में इंटर्नशिप के समर्थन में अनुदान हेतु सामान्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य NNTTM में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के घटकों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, साथ ही तकनीकी में भावी भारतीय इंजीनियरिंग पेशेवरों में एक्सपोजर को बढ़ाना इनका उद्देश्य है, ताकि इस उभरते क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्रतिभावान लोगों को शामिल किया जा सके। निजी और सार्वजनिक संस्थानों में तकनीकी वस्त्रों में सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं। इसमें तकनीकी वस्त्रों की डिग्री पोषण प्रोग्राम आरंभ किए जा सकते हैं। साथ ही दिशा निर्देश तकनीकी वस्त्रों में डिग्री अपडेट करने के लिए मदद मिलेगी। वित्त पोषण के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं? तकनीकी वस्त्र ऐसी वस्त्र सामग्री या उत्पाद होते हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी कार्यों और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित किए जाते हैं। अवसंरचना और बुनियादी ढांचा में भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में हाल ही में प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के अधिक की मूल्य की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें पूर्वी भारत में परिवहन, व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया तथा इस मल्टी मॉडल का माल ढुलाई क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन। गुवाहाटी में अवस्थित पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा तथा एक एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए आधारशिला। गंगा नदी में 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को आजीविका में सुधार करना है। वर्तमान में 13 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो चालू हालत में है, जिसमें पहला जलमार्ग जो गंगा भागीरथी हुगली, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर, तीसरा वेस्ट कोस्ट नहर, चौथा कृष्णा नदी पर, 5वां 10वां अम्बा नदी, 83 राजपुरी क्रीक, NW 85 में रेवडंडा क्रीक कुंडलिका नदी। फिर आता है NW 91 जो शास्त्री नदी जयगढ़ क्रीक प्रणाली, NW 68 में मांडवी नदी, NW 111 में ज्वारी नदी, NW 73 में नर्मदा नदी पर, NW 100 ताप्ती नदी पर और NW 97 सुंदरबन जलमार्ग है। अंतर्देशीय जलमार्ग की क्षमता में इसे 2016 में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसमें 17,980 किलोमीटर की नहरें हैं, जिसमें 2,256 किलोमीटर जल क्षेत्र का उपयोग करती हैं तथा इसमें यह केवल अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी केवल 0.5% है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने भारत के डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का समर्थन किया। डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बेहतर डेटा गवर्नेंस दृष्टिकोण के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक निजी प्रयास है और एक डिजिटल ढांचा तैयार करता है। ढांचा सहमति प्रबंधकों जैसे तीसरे पक्ष की संस्थाओं के माध्यम से अपने शर्तों पर अपना डेटा साझा करने की अनुमति देता है और यह एक ऐसी समाधान प्रणालियाँ होती हैं जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र को द्वारा आवश्यक समाज कार्यों तथा सेवाओं की उपलब्धता को सक्षम बनाती हैं और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। सुर्खियों में रही रिपोर्ट जैसे फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की जो रूपरेखा है यह प्रणाली के प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है तथा ऊर्जा संक्रमण के लिए सक्षम बनाने के लिए तकनीक दी गई है। इस रिपोर्ट को अलग अलग देशों की ऊर्जा संक्रमण वार्षिक प्रगति मानक में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का उपयोग करती है। इसमें 3 आयामों तथा को बनाने के लिए जारी किया जाता है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। फिर आती है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2022 को 2023 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इसमें एक ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के आधार पर प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे 5 श्रेणियों में प्रमुख जोखिम रेखांकित है, जिसमें आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी आते हैं। अब आती है फिर आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की पड़ताल की जाती है तथा इस रिपोर्ट में उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और विश्व बैंक इस रिपोर्ट को हर प्रत्येक वर्ष में 2 बार जारी करती है। फिर आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2023, इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है।
फिर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, अप्रैल और अक्टूबर माह में। दवा विपणन एवं केंद्रीय समिति, इसे सरकार द्वारा नीति आयोग BK पॉल की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई जो दवा कंपनियों की विपणन प्रथाओं की समीक्षा करेगी। फिर आती है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक। यह RBI द्वारा SBI, ICICI, HDFC बैंक प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंक बने रहेंगे तथा ये संबद्ध संस्थाएं इससे संबंधित हैं। फिर आता है खरीद प्रबंधन सूचकांक। इसे S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार भारत में विनिर्माण क्षेत्र में फरवरी 2021 के बाद दिसंबर 2022 में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक आर्थिक संकेतक है जो मासिक सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है। यहाँ पर हमारा ये इकोनॉमी का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।